अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लेक्चर में वेलकम। आज के टॉपिक में हम डेटा प्रोटेक्शन, डिफेमेशन एंड रिलेटेड इश्यूज इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने जो डिफरेंट कंप्यूटर साइंसेस के फील्ड में जो क्राइम्स हैं डेटा के हवाले से या किसी भी और तरीके से साइबर के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़, इन तमाम इश्यूज़ को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा था। और इसके अलावा ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिफरेंट तरह के जो नेगेटिव इश्यूज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, वो क्या क्या हो सकती हैं, उनकी कौन सी टाइप्स हैं, उनमें हैकिंग और इस तरह की बहुत सारी और भी टाइप्स हमने डिस्कस की थी। और फिर ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारे जो कवानीन मौजूद हैं दुनिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से या कंप्यूटर साइंसेस में यूज़र या क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के हवाले से वो कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर में हम डेटा प्रोटेक्शन को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे और डिफेमेशन और उसके जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करेंगे आज। डेटा प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेफगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम करप्शन, कॉम्प्रोमाइज और लॉस। डेटा प्रोटेक्शन ऐसा एक्ट है या ऐसा अमल है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या डेटे को प्रोटेक्ट करने के हवाले से कोई ना कोई मेजर्स लेते हैं। प्रोटेक्ट का मतलब कि आपका डाटा करप्ट ना हो, लॉस ना हो या उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। उस डाटे पे कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब कि कोई भी किस्म की उसके एडिशन या अल्टरेशन या किसी भी तरीके से उसकी जो ओरिजिनलिटी है उसको कोई डैमेज ना कर सके। The importance of data protection increases as the amount of data created and stored continues to grow at अनप्रेसिडेंटेड रेट्स। अब बताया कि अब जो मोस्टली कंपनीज हैं वो डाटे पे बेस कर रही हैं, डाटा उनकी असल बेस है या असल उनकी जो एसेट है वो डाटा है, और डाटा जो है वो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर रही है और जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है डेफिनेटली उसको स्टोर करने के हवाले से, उसको प्रिजर्व करने के हवाले से, उसका बैकअप लेने के हवाले से बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं। और जहाँ पे ये तमाम इकदाम लिए जाते हैं वहीं पे कोई ना कोई डेफिशिएंसी भी रह जाती है जिसको हम लूप होल कह सकते हैं। वो लूप होल या जिसको टेक्निकली हम वर्नरेबिलिटी भी कहते हैं, वो वर्नरेबिलिटी जो है वो फिर किसी ना किसी कोई ना कोई जो हैकर है या अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सप्लॉइट करता है या उसके थ्रू सिस्टम में एंटर होके जो भी इसकी नेगेटिव एक्टिविटी है वो परफॉर्म करता है। आपको पता है मोस्टली बिजनेसेस जो हैं ऑनलाइन है, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं, ई कॉमर्स का दौर है, बैंकिंग ऑनलाइन है और इस तरह की तमाम चीज़ें, इवन जो स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, वो भी सारे ऑनलाइन हो गए हैं। तो डाटा जो है वो सारा जो कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं उनके थ्रू ट्रैवल करता है और मोस्टली वो वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं, तो उनको इंटरसेप्ट करना कदरे आसान है। दरमियान से कोई भी हैकर वो डाटे को जो सिग्नल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करके आपके डाटा तक एक्सेस ले सकता है, आपके नेटवर्क तक, आपके रिसोर्सेज या आपकी एप्लीकेशन तक एक्सेस ले सकता है और उसको मिसयूज भी कर सकता है। Consequently, a large part of a data protection strategy is ensuring that data can be restored quickly after any corruption or loss. अब इससे अगला मरहला यह है कि खुदा न खास्ता अगर डाटा हैक हो गया, दरमियान से इंटरसेप्ट हो गया, तो फिर उस डाटे को क्विकली कैसे ओरिजिनल फॉर्मेट पे लाया जा सकता है, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि डाटा या एप्लीकेशन या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो जल्द से जल्द कम से कम टाइम में अपने ओरिजिनल जो उसकी स्टेट है उस पर आ गए हैं। डाटा लॉस हो गया है तो वही ओरिजिनल डाटा जो है उसको रिस्टोर करना। अगर आपकी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई बग आ गया है तो उसको रिजॉल्व करके दोबारा से उसको रन करना। अगर मिसाल के तौर पे आपके रिसोर्सेज को ज़ाया हो गए हैं उनको क्विकली अपने दोबारा ट्रैक पे लेके आना, ये तमाम चीज़ें जो है बड़ी चैलेंजिंग है। बज़ाहिर ये चीज़ें इनकी जो अफादियत है, इनकी सहूलत तो बहुत है, लेकिन इसके पीछे कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी ही हैं। Data protection laws. Data protection laws seek to protect people's data by providing individuals with rights over their data, imposing rules on the way in which companies and governments use data, and establishing regulators to enforce the laws.
अब डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से बहुत सारी जो लेजिस्लेशन या कवानीन मौजूद हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि जो यूज़र या क्लाइंट है उसके रिसोर्सेज हर तरीके से या हर लिहाज से महफूज हों। अब एक तो ओवरऑल ऊपर अदारे मौजूद होंगे जो कि लेजिस्लेशन का काम करते हैं, जो कानून साजी का काम करते हैं, जबकि उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करने का जो रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की है जिसका वो डेटा है या रिसोर्सेज हैं। क्योंकि वो जो कानून साजी करने वाली जो एजेंसीज हैं या अदारे हैं वो तो जस्ट आपको कानून बना के देंगे, अपने इदारों को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं और इस तरह के जो भी इश्यूज़ हैं वो इदारे ने खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करने होते हैं। उनके अंदर कोई फ्लॉ है तो फिर डेफिनेटली उसको नुकसान पहुंच सकता है, और नुकसान पहुंचेगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाके वो इदारा उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जाएगा, उससे रुजू करेगा, तब तक तो लॉस हो चुका होगा। तो इससे बेहतर यह है कि जो अदारे के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनस हैं, जो आईटी पर्सनल्स हैं, जो डेटा सिक्योरिटी के रेलिवेंट जो पर्सनल्स हैं, वो पहले ही इंश्योर कर लें कि डाटा जो है वह किसी तरीके से अनऑथराइज यूजर्स की एक्सेस में ना आए। डिफरेंसेस बिटवीन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, दो टर्म्स जो हैं वो बहुत कॉमनली यूज होती हैं डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से। एक है डेटा सिक्योरिटी और दूसरी है डेटा प्राइवेसी। Data security in general, data security refers specifically to measures taken to protect the integrity of the data itself against manipulation and malware. Itself overall डेटा को सिक्योर करने के हवाले से जो measures जो इकदाम किए जाते हैं वो डेटा की सिक्योरिटी कहलाती है, या डेटा सिक्योरिटी मेजर्स कहलाते हैं, या डेटा सिक्योरिटी के इकदाम कहलाते हैं। जबकि डेटा प्राइवेसी क्या है? फाइल प्राइवेसी रेफर्स टू कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटा, डेटे तक एक्सेस को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो उसका नाम प्राइवेसी है या प्राइवेसी कंट्रोल है, या आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन इसको कह सकते हैं। अंडरस्टैंडेबली प्राइवेसी ब्रीच कैन लीड टू डेटा सिक्योरिटी इश्यूज। अगर प्राइवेसी ब्रीच हो गई है, मिसाल के तौर पे आप किस तरह के मेजर्स लेते हैं डाटा को सिक्योर करने के लिए? कॉमनली अगर आपको भी बीइंग कंप्यूटर साइंसेज या ITSC के स्टूडेंट्स के हवाले होने के हवाले से आपको पता है कि जो डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनको सिक्योर करने के हवाले से जो उसके डेवलपर्स हैं वो बहुत सारे मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं। समटाइम तो क्लाइंट खुद रिक्वायर करता है कि मेरा जो सिस्टम है उसको फलां मैकेनिज्म के तहत सिक्योर किया जाए, जबकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो IT कंपनी है वो खुद से जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के सेंस में बहुत सारे सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं वो लेती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो सबसे कॉमन जो मैकेनिज्म है वो यूज़र नेम, यूज़र ID या पासवर्ड का है, जिसमें किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एंटर होने से सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन देना पड़ती है कि आप इसके लीगल यूज़र हैं। और लीगल यूज़र होने का मतलब ये है कि आपका इसके साथ कोई रेलेवेंस बनती है या आप इसके स्टेक होल्डर हैं, जबकि जो इरेलीवेंट पर्सन है डेफिनेटली उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये एक मैकेनिज्म है जिसमें कोशिश की जाती है कि रेलिवेंट और इरेलीवेंट बंदे जो हैं उनके अंदर डिफरेंस किया जाए। अगर डाटा की एक्सेस मिल गई, उस डाटा तक एक्सेस मिल गई किसी भी अनऑथराइज्ड यूजर को, तो फिर इसका मतलब आपकी जो प्राइवेसी है डाटा की वो ब्रीच हो गई, वो खत्म हो गई। फिर तो सिक्योरिटी जो है ओवरऑल में ये इकदाम हैं किसी भी डाटा को, किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, जबकि उस सिस्टम तक एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए जो स्पेसिफिकली किसी यूजर की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं वो प्राइवेसी या डाटा प्राइवेसी कहलाते हैं। डाटा प्रोटेक्शन की बहुत सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं दुनिया के अंदर। मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स, डिफरेंट मेथड्स, मेथडोलॉजीज या टेक्निक्स यूज होती हैं जिसकी मदद से डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब वैसे तो पूरी कोशिश होती है कि जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू डाटा प्रोसेस हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, वो एप्लीकेशन इतनी सिक्योर हो कि इररेलेवेंट बंदा, कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इसके अंदर एंटर ही ना हो पाए या एक्सेस ना ले सके। लेकिन फिर भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा इशू आ जाए कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर इस तक एक्सेस ले ले, तो फिर अगले मरहले पे क्या होगा? क्योंकि जब वो अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ले लेगा तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई अपनी नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो डाटा को करप्ट करेगा, डिलीट करेगा, अल्टर करेगा, या जो भी उसका मैकेनिज्म है कॉपी कर लेगा। तो जो भी उसने नेगेटिव एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी वो कर देगा। हो गई तो उसके बाद फिर क्या करना है?
उसके बाद तो डेफिनेटली फिर उसको रिस्टोर करने का काम होगा, या ऐसे को मेजर्स लिए जाते हैं जिसकी मदद से डाटा को क्विकली अपनी ओरिजिनल स्टेट पे लाया जा सके। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, या तदाबीर हैं जो कि कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। उनमें से 3 रिनाउंड टेक्निक्स का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। पहली है सिंक्रोनस मिररिंग, दूसरी रैड, तीसरी इरेजर कोडिंग। ये तीनों को हम देखते हैं कि ये क्या हैं, क्या चीज़ें टेक्निक्स। सबसे पहली टेक्निक सिंक्रोनस मिररिंग। मिररिंग जैसे मिरर का कॉन्सेप्ट है शीशे का, जिसमें आप खड़े अगर सामने शीशे के खड़े हो तो आपकी रिफ्लेक्शन या आपकी कॉपी सामने शीशे के अंदर, मिरर के अंदर नजर आ रही होती है। इसका मतलब कि अगर आप मिरर के सामने हैं तो आपकी एक आप ओरिजिनल और एक आपकी कॉपी, दो जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। तो ये उसी कॉन्सेप्ट के तहत ये टेक्निक काम करती है। सिंक्रोनस मिररिंग इज वन अप्रोच इन विच डेटा इज रिटन टू अ लोकल डिस्क एंड अ रिमोट साइट एट द सेम टाइम। ये टेक्निक ऐसी है जिसमें डाटा ओरिजिनल जो आपकी हार्ड ड्राइव है, जो कि लोकल आपके सिस्टम होगा, उस पे डाटा एट ए टाइम सेव होता है, और इसके साथ पैरेलल ही एक रिमोट किसी दूसरी दूर दराज जगह पे एक हार्ड ड्राइव पड़ी होगी या स्टोरेज आपकी डिवाइस पड़ी होगी, वहां पे डाटा स्टोर होता है। तो इसका मतलब एट ए टाइम इस टेक्निक में डाटा 2 जगहों पे स्टोर हो रहा होता है। ये जो मिररिंग ऑपरेशन का जो लेफ्ट साइड पे जो पहला ग्राफ है पिक्चर के अंदर, जिसमें सिस्टम है, सिस्टम आगे सर्वर तक डाटा जाएगा, सर्वर उसको प्रोसेस करने के बाद 2 नीचे हार्ड डिस्क मौजूद हैं, प्राइमरी और मिरर, इन दोनों पे एट ए टाइम पैरेलल डाटा ट्रांसफर करेगा या सेव करेगा। प्राइमरी तो वो है जो आपकी एक्चुअल हार्ड ड्राइव है या स्टोरेज मीडिया है, मिरर उसकी कॉपी है बेसिकली, या ये कॉपी का मतलब डाटा की कॉपी इस पे होगी। ये इसी तरीके से फिजिकली सेपरेट एक हार्ड डिवाइस होगी, डेटा डिवाइस होगी जिस पे डाटा स्टोर हो रहा होगा। द राइट इज नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट अंटिल अ कंफर्मेशन इज सेंट फ्रॉम द रिमोट साइट। जब तक ये जो रिमोट साइट है, ये जो नीचे वाली, यहां से कंफर्मेशन वापस नहीं जाती सिस्टम तक, तब तक ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इंश्योरिंग दैट द टू साइड्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल। ये इंश्योर किया जाता है कि दोनों जो साइड्स हैं, ये जो मिररिंग की जो कॉपीज हैं जो हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं बिल्कुल। मिररिंग रिक्वायर्स 100% कैपेसिटी ओवरहेड। ये जो मिररिंग का कॉन्सेप्ट है, सिंक्रोनस मिररिंग, इसमें 100% कैपेसिटी ओवरहेड चाहिए होता है। मिसाल इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल 100 GB की प्राइमरी हार्ड ड्राइव है तो आपको 100 GB की ही मिरर कॉपी भी चाहिए होगी उसकी, जो कि उसके पहले डाटा उस सिस्टम पर ट्रांसफर कर सके। अब होता क्या है, ये एक दफा डाटा जो है इस प्रोसेस से, सिस्टम से, सर्वर से गुजर के प्रोसेस होके जो मिररिंग एक्चुअली प्राइमरी और मिरर डिवाइसेस तक पहुंच जाता है। फिर क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू हो जाए, आपकी प्राइमरी ड्राइव जिस पे आप एक्चुअली काम कर रहे हैं वो फेल हो जाए, तो फौरी तौर पे जो सर्वर है वो सिस्टम का और जो मिरर ड्राइव है उन दोनों का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है, और आपका जो सिस्टम है बगैर रुके या बगैर किसी इंटरप्शन के उसकी जो वर्किंग है वो कंटिन्यू रहती है या रिस्टोर हो जाती है। अब होता यह कि खुदा ना खास्ता अगर हैकर ने आपका जो प्राइमरी सोर्स है डाटा का, इस तक एक्सेस ले ली है और डाटा किसी तरीके से करप्ट कर गया है, या इसकी एक्सेस डिनाइड का जो कॉन्सेप्ट है हैकिंग के अंदर कि उसने आपके लिए इसकी एक्सेस रोक दी है, तो फिर आपके पास और कोई चार्ज नहीं है कि आप अपना काम बंद कर दें। तो इसका हल फिर यह है कि इसमें ऑटोमेटिकली जो सर्वर दरमियान में मौजूद है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो कनेक्शन है वो सिस्टम का मिरर डिवाइस के साथ एस्टेब्लिश कर देगा। दूसरी टेक्निक रैड। रैड का मतलब रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क या रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये दोनों ही टर्म्स इसके लिए यूज होती हैं। रैड में क्या हो रहा है जी, आप थोड़ा सा अगर गौर करें इस पिक्चर पे, फिजिकल ड्राइव्स आर कंबाइंड इनटू अ लॉजिकल यूनिट दैट्स प्रेजेंटेड एज अ सिंगल हार्ड ड्राइव टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो नीचे अगर आप देखें पिक्चर के बॉटम पे ड्राइव 1 और ड्राइव 2 अवेलेबल हैं। ये दोनों ड्राइव्स जो हैं ये फिजिकली तो सेपरेट हैं दोनों ड्राइव्स, लेकिन लॉजिकली ये सिस्टम जो ऊपर इमेज फाइल जो हम कह रहे हैं जो ऊपर फॉर एग्जांपल सिस्टम के अंदर मौजूद है ये फाइल या ये सिस्टम है, तो ये जो दोनों ड्राइव 1 और ड्राइव 2 हैं, ये दोनों इस सिस्टम को लॉजिकली एक ड्राइव के तौर पर नजर आ रही हैं या उसके साथ अटैच हैं, जो भी इसका अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
लेकिन जब इस सिस्टम से डाटा स्टोर किया जाएगा तो डाटा जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करके या चंक्स में डिवाइड करके कुछ जो है ड्राइव 1 पे जाएगा, कुछ ड्राइव 2 पे जाएगा। और डेफिनेटली जब इसको वापस डाटा को रीड करने का काम हो तो इसी तरीके से ड्राइव 1 और 2 से दोनों से डाटा उठ के वापस इसी तरीके से कंबाइन होकर सिस्टम तक पहुंचेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप डिफरेंट ड्राइव्स को लॉजिकली कनेक्ट करके एक डिवाइस के तौर पे शो करते हैं। आपका डाटा जो है वो मुख्तलिफ ड्राइव्स पे स्टोर होता है, किसी एक पे नहीं होता। खुदा न खास्ता अगर आपका जो हैकर है या अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस ले ले आपके सिस्टम तक, तो पॉसिबली वो एक ड्राइव का डाटा एक्सेस कर लेगा। अगर कर ले तो फिर उसकी जो एक्सेस है वो कदरे लिमिटेड होगी, क्योंकि बाकी ड्राइव्स अभी सेपरेट पड़ी हैं। तो एन पॉसिबल है कि अगर उसने डाटा उठाया तो वो डाटा इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि उसका एक पार्ट जो है वो ड्राइव 1 पे पड़ा होगा, जबकि उसका जो बाकी डाटा है वो किसी और ड्राइव पे मौजूद होगा। तो इस सिस्टम में अगर इनकम्प्लीट डाटा उठा लेगा हैकर या एक्सेस कर लेगा तो मुमकिन है कि वो उसके किसी काम का ना हो। RAID enables the same data to be stored in different places on multiple disks। इसमें सेम डाटा जो है वो मल्टीपल डिस्क पे भी जा सकता है। ये टेक्निक है कि वो उसको डिवाइड करके कर दे, सेम कॉपी दोनों पे भेज दे। एज अ रिजल्ट IO ऑपरेशंस ओवरलैप इन अ बैलेंस्ड वे, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड इंक्रीजिंग प्रोटेक्शन। डेफिनेटली हमारा जो इस लेक्चर का जो टारगेट है या जो थीम है वो डाटा प्रोटेक्शन है। तो डेफिनेटली अगर डाटा डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर हो रहा होगा तो डाटा की प्रोटेक्शन जो है वो पहले से उसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी इरेजर कोडिंग। इरेजर कोडिंग भी एक बड़ी रिनाउंड टेक्निक है जो कि डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से डिफरेंट कंपनीज उसको अडॉप्ट करती हैं। उसका मैकेनिज्म सारा जो है वो ग्राफिकल फॉर्मेट में आपके सामने है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इरेजर कोडिंग EC is a method of data protection in which data is broken into fragments। डेटा को फ्रेगमेंट्स के सूरत में डिवाइड किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल ये बड़ा जो ब्लॉक है, हम अज्यूम करें कि ये वाला हमारा एक फाइल है डाटा की, फॉर एग्जांपल ये 1 GB की फाइल है। तो ये टेक्निक क्या कर दिया है, इस डाटे के बड़े लार्ज ब्लॉक को छोटे छोटे चंक्स में, फॉर एग्जांपल 4 इक्वल चंक्स में या पीसेज में उसने डिवाइड किया पहले, और डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, expanded into fragments, expanded and encoded with redundant data pieces and stored across a set of different locations of storage media। उनको डाटे को चंक्स में डिवाइड करने के बाद रिमोटली डिफरेंट पहले इनकोड करेगा, इनकोड करने के बाद जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनके ऊपर स्टोर किया जाएगा। अब हो क्या रहा है कि मिसाल के तौर पे एक डाटे का ब्लॉक था, 1 GB की फाइल थी, जो मिसाल के तौर पे आप ज्यूम करने का आपको डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कोई आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो सिस्टम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उसको इनकोड करने के बाद जो डिफरेंट जो डिस्क हैं, फॉर एग्जांपल ये जो एक पूरा सिस्टम है, ये जो ग्रुप है, इसको ग्रिड कहते हैं। इस ग्रिड के अंदर डिफरेंट जो स्टोरेज नोड्स या डिवाइसेस मौजूद हैं। ठीक है, हम अज्यूम करें कि इसमें 3 डिवाइसेस हैं और 3 डिवाइसेस से मिलकर एक पूरा ग्रिड बना हुआ है। तो इस ग्रिड के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, तमाम डिवाइसेस के ऊपर ये डाटा, ये जो चंक्स यहाँ पे बने थे, ये इस पूरे ग्रिड के अंदर डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि डाटा जो है उसको फ्रैक्शंस में या चंक्स में डिवाइड किया जाता है, इनकोड किया जाता है और फिर मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर किया जाता है, ताकि अगर डाटा जो है वो किसी के एक्सेस में आ भी जाए तो क्योंकि इनकोडेड होगा, पहली बात उसको डीकोड करने का इशू होगा, पहले उसका फॉर्मेट ही डिफरेंट होगा, वो डाटा इसके किसी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्सेस फॉर एग्जांपल पहले हमारा बात यह है कि जो डाटा है वो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ा है, एंड पॉसिबल है कि हैकर जो है वो किसी एक लोकेशन की एक्सेस ले ले, बाकी जो डाटा है वो महफूज रहेगा या प्रोटेक्टेड मोड में रहेगा। ये थी तीनों टेक्निक्स डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से, टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज जो कि मार्केट के अंदर यूज होती हैं। इज देयर एनी जनरल लेजिस्लेशन दैट इम्पैक्ट्स डाटा प्रोटेक्शन? डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से या आपका जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको महफूज बनाने के हवाले से क्या कोई लेजिस्लेशन मौजूद है, कोई कवानीन मौजूद हैं, कोई एक्ट या ऐसी कोई चीज़? जी बिल्कुल, इसका जवाब यस है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स होते हैं, जो ई कॉमर्स के सेंस में अगर हम देखें कि जब ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक जो सारे सिस्टम्स हो रहे हैं, आपकी बिजनेस चल रहे हैं, तो उनमें जो क्राइम्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 मौजूद है।
जो कि डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से आप जो यूज़र या क्लाइंट है या एंड यूज़र है उसको प्रोटेक्ट करता है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी जो है मौजूद है इस कवानीन या एक्ट। पेमेंट सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र एक्ट 2007 के नाम से ये कानून मौजूद है। ये एक्ट है। एक्ट का मतलब कि ये बेसिकली डिफरेंट कवानीन या जो लेजिस्लेशंस हैं उनका मजमूआ है या उसका कॉम्बिनेशन है। एक और टेलीकॉम्स इंडस्ट्री के लिए भी एक्ट मौजूद है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जिसमें आप डिस्कशंस करते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या सेल फोन्स वगैरह के थ्रू या मिसाल के तौर पे फैक्स के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू। तो इस टेलीकम्युनिकेशन के सेंस में जो एक्ट मौजूद है वो है टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन रेगुलेशंस 2009। ये उस एक्ट का नाम है जो कि टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से अगर आपका कोई भी इशू है, आप कोई किसी लॉस या किसी फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, तो आप इस एक्ट के तहत इंसाफ ले सकते हैं। ये हैं कुछ रिनाउंड बिल्स जिनका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी था ताकि आपको आइडिया हो कि जो डाटा प्रोटेक्शन है वो उसके लिए हमारे कवानीन के अंदर भरपूर सपोर्ट मौजूद है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है डिफेमेशन। डिफेमेशन is the oral or written communication of a false statement about another that justly harms their reputation and usually constitutes a crime or crimes। इसमें क्या है कि कोई भी बंदा, कोई कंपनी किसी दूसरे शख्स या कंपनी की जानबूझ के ज़बानी या रिटन किसी भी फॉर्मेट में अगर उसकी मिसाल के तौर पर बुराई करे या उसके ऐब निकाले और उसका जो ऐब या बुराई करने का जो पर्पस है वो नेगेटिव पर्पस हो, उसकी मिसाल के तौर पे शोहरत ख़राब करना या उसके बिजनेस को ख़राब करना या कोई भी ऐसा पर्पस, अगर ऐसा एक्ट किया जाता है तो ये डिफेमेशन कहलाता है। इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्टेट है लुजियाना, उसमें कम्युनिकेटिंग अ ट्रू स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड डेफेमेशन। कि इसमें आप सही भी बात अगर किसी के खिलाफ करें तो उसको भी डेफेमेशन के जुमरे में लाया जाता है। कि इसका मतलब यह है कि आप किसी को डिस्कस ना करें। हमारे जो कंट्रीज़ हैं हमारे जैसे, उनमें तो आपको पता है कि मीडिया पे बेपना जो फॉल्स रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें ऑन एयर हो जाती हैं, लाइव चल रही होती हैं और कई दिनों तक चलती रहती हैं। उसका जो है कोई उसको पूछने वाला कोई नहीं होता उनको, लेकिन इसके प्रॉपर कवानीन मौजूद हैं। आपको पता होगा कि सम टाइम अगर कोई पॉलिटिशियन किसी दूसरे पॉलिटिशियन पे मीडिया पे आके कोई इल्ज़ाम लगा दे तो कुछ ही अर्से बाद वो जो जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया होता है तो वो कहता है जी मैं अब कोर्ट में जा रहा हूँ या कोर्ट में मैं जाऊँगा और इस बंदे के खिलाफ हर जानने का दावा करूँगा। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर सिंपली को किसी के खिलाफ स्टेटमेंट भी दे दे तो ये एक जुर्म है। डेफेमेशन जो है इसके खिलाफ बाकायदा कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स होती हैं जो कि इलीगल है। लीगली उसके खिलाफ चाराजोई होगी और जो भी कानून के अंदर उसको सजा मिलनी है वो मिलेगी। द टर्म डेफेमेशन इज एन ऑल encompassing term that covers any statement that hurts someone's reputation, also called defamation of character। डेफेमेशन जैसे अभी मैंने कहा कि एक ऐसी टर्म है जिसको अगर आप यूज करें तो इसका मतलब यह है कि आप किसी की रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं या किसी के कैरेक्टर पे आपकी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हैं। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 covers all matters pertaining to defamation occurred in पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2000 मौजूद है जो कि किसी भी तरीके से अगर कोई बंदा किसी के खिलाफ उसकी शोहरत के खिलाफ या उसकी इज्जत या उसके जो बिजनेस वैल्यू है या उसकी रेपुटेशन है उसको ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 मौजूद है। सेक्शन 3 ऑफ द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 डिफाइंस डेफेमेशन एंड इट्स फॉर्म्स। ये जो उसका ऑर्डिनेंस 2002 है उसका सेक्शन 3 बेसिकली इन चीज़ों को एलैबोरेट करता है कि डेफेमेशन होती क्या है और अगर कोई कमिट करता है ये क्राइम तो फिर उसके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है। डेफेमेशन की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, स्लैंडर एंड लाइबल। लाइबल क्या है? इफ द स्टेटमेंट इज मेड इन रिटन एंड पब्लिश्ड द डेफेमेशन इज कॉल्ड लाइबल।
अगर तो जो किसी की साख खराब करने का या इज्जत या उसकी रेपुटेशन या नाम या बिजनेस वैल्यू खराब करने का काम रिटन फॉर्मेट में आया है और पब्लिश्ड फॉर्मेट में आया है, तो फिर ये चीज़ लाइबल कहलाती है। लाइबल ये ज़्यादा संगीन जुर्म है कि मिसाल के तौर पे आप किसी अखबार के अंदर कोई कॉलम लिख दें या किसी वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे कोई रिटन फॉर्मेट में कोई चीज़ किसी के खिलाफ लिख दें कि फ़लाँ ऐसा है, और उसके खिलाफ उसके अंदर उस कंपनी या उस शख्स के अंदर वो बुराई मौजूद है या नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन अगर आपने किसी के खिलाफ कुछ लिखा है रिटन फॉर्मेट में, तो ये लाइबल चीज़ है, तो ये लाइबल कहलाती है। दूसरी चीज़ स्लैंडर है। इफ़ द हर्टफुल स्टेटमेंट इज स्पोकन द स्टेटमेंट इज स्लैंडर। अगर ज़बानी कलामी को इन्फॉर्मेशन आपने दी है, मिसाल के तौर पे ऐसे ही अपने मीडिया के सामने को बयान दे दिया है या पब्लिक स्टेटमेंट को दी है, तो ऐसी जो स्टेटमेंट है वो स्लैंडर कहलाती है। अब डेफेमेशन जो है ये दो तरह की है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसी की जो रेपुटेशन है उसको हर्ट करते हैं। लाइबल जो है वो ज़्यादा संगीन है, स्लैंडर ज़बानी स्टेटमेंट है जिसमें कदरे जो रिट्रीव करने के जो चांसेस हैं बैकफुट पे आने के वो कदरे कम है, कि क्योंकि आपने ज़बानी सिर्फ अभी बात की है तो आप मादरत कर सकते हैं या कहें जी स्लिप ऑफ टंग है या गलती से मैंने स्टेटमेंट दे दी या मेरा इरादा नहीं था, ऐसे बस उसे मैं बोल गया, तो उससे वापसी का जो रास्ता है वो कदरे आसान है। लेकिन अगर आप रिटर्न फॉर्मेट में दे रहे हैं तो इसका मतलब आप कमिटेड हैं, बाकायदा आप तैयारी के साथ इंटेंशनली आप ये काम कर रहे हैं और आप जानबूझ के कर रहे हैं, और इसमें ऐसा फिर आप ये कहें बाद में कि नहीं ये नाम मुझसे गलती से लिखा गया, नहीं, जो स्टेटमेंट है वो ज़बान से तो गलती से हो सकती है। बाकायदा अगर आपने टाइम निकाल के सोच के फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे करके एक कॉलम लिखा है किसी के खिलाफ, तो स्टोरी लिखी है, तो फिर ये काम जो है ये गलती से नहीं हो सकता। तो ये थी आज की चीज़ें कुछ जो कि हमने डाटा प्रोटेक्शन, डेफेमेशन और उसके जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके हवाले से देखी हैं कि डिफरेंट तरह के जो इश्यूज़ हैं डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से वो अराइज होते हैं, और उसके हवाले से फिर डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जिनमें से सिंक्रोनस मिररिंग, रैड और इरेजर कोडिंग है। ये 3 रिनोन टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप डाटा की प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं, या ये 3 स्ट्रेटजीज में से तीनों या किसी एक को अडॉप्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज जो भी आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज का इशू नहीं है तो आप तीनों टेक्निक्स अडॉप्ट कर लें, जितनी बेहतर टेक्निक्स होंगी उतना ही डाटा सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। लेकिन इससे जो यूज़र है उसको भी आपने ज़हन में रखना है कि जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करना है वो किस हद तक इसको फिजिबल समझते हैं। ये ना हो इस कदर आप ज़्यादा टेक्निक्स अडॉप्ट कर लें कि जो यूज़र है उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाए, वो इसको मुसीबत समझना शुरू कर दे। अब डाटा तो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन उस पर किसी ने काम भी तो करना है। इसके अलावा हमने कुछ रिनाउंड जो एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशंस हैं डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से, उनका हमने जिक्र किया है कि वो क्या होती हैं और कौन कौन से एक्ट किस किस कैटेगरी में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में, बैंकिंग सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में डिफरेंट कैटेगरीज के जो कवानीन हैं वो हमारे मुल्क में और दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा हमने डेफेमेशन को डिस्कस किया है कि डेफेमेशन किसी भी शख्स के खिलाफ अगर आप उसकी साख या उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने के हवाले से कोई स्टेटमेंट देते हैं, रिटन, ऑरल या वर्बल, रिटन या ज़बानी, तो फिर वो डेफेमेशन कहलाती है। और डेफेमेशन जो है उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, स्लैंडर और लाइबल। अगर आप रिटन फॉर्मेट में कोई इंस्ट्रक्शन, कोई इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट देते हैं तो वो लाइबल है, और अगर ज़बानी ऑरली कोई स्टेटमेंट देते हैं तो फिर वो स्लैंडर कहलाती है। ये था ये आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कोई इशू नहीं होगा इस लेक्चर में। अगर होगा तो फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा। अल्लाह हाफिज़।